सर। चलो बात बंद करो बेटा, आप इधर ध्यान दोगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत। ही तो स्टार्ट करेंगे, तो डालो हेडिंग मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत हेडिंग डाल दो। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। आज से मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट होगा, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज से मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो बताओ, कौन बताएगा मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रारंभ कब से माना जाता है? तो मध्यकालीन भारत का जो प्रारंभ है, ये प्रारंभ माना जाता है 712 ईस्वी से। कब से माना जाता है? 712 ईस्वी से। मध्यकालीन भारत का प्रारंभ 712 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 712 ईस्वी से माना जाता है। लिखना नहीं है, पहले समझ लो, तुम लिखवा मैं दूंगा, ठीक है। मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, तुम बस इधर ध्यान दोगे, समझोगे, पहले जल्दी आ जाओ। मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 712 ईस्वी। अब यहीं से मध्यकालीन भारत से ही भारत में क्या होगा? इसी काल से भारत में किसका उदय होगा? इस्लाम धर्म का उदय होगा। किसका उदय होगा? इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय हुआ, यानी कि मध्यकालीन भारत से ही क्या हो जाएगा? इस्लाम धर्म का उदय होगा। इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम धर्म का जन्म हो जाएगा मध्यकालीन भारत से, समझ गए। अब बात आती है ये, अब देखो ध्यान दो इधर, मध्यकालीन भारत से ही भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारंभ हो जाएंगे। किसके आक्रमण? मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण। मुस्लिम आक्रमणकारियों के, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारंभ हो जाएंगे। आक्रमण प्रारंभ, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारंभ होंगे मध्यकालीन भारत से ही, समझ गए। अब मुस्लिम आक्रमणकारियों में भी तुमसे पूछा जाएगा कि भैया भारत पर सबसे पहले कहां के मुस्लिमों ने आक्रमण किया था? तो मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम बता रहा हूं मैं। देखो, मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? तो मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो क्रम है, तो पहले नंबर पे भारत पे अरब देश के लोग आक्रमण करेंगे, यानी कि अरबों का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? अरबों का आक्रमण। अगर पूछे मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम में भारत पे सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो अरबों ने। किसने आक्रमण किया था? अरबों ने, ठीक है। फिर दूसरे आक्रमणकारी कौन होंगे? तो दूसरे आक्रमणकारी होंगे तुर्क। कौन होंगे? तुर्क आक्रमणकारी। यानी कि अब भारत पे किसका आक्रमण होगा? तुर्कों का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के बाद तीसरे नंबर के आक्रमणकारी कौन होंगे? तो तीसरे नंबर के आक्रमणकारी होंगे अफगान शासक। कौन होंगे? अफगानों का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा? अफगानों का आक्रमण होगा। अफगानों का आक्रमण, समझ गए। यानी कि मध्यकालीन भारत से क्या हो जाएगा? भारत में इस्लाम धर्म का उदय हो जाएगा, इस्लाम धर्म प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण भी प्रारंभ हो जाएंगे। और मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहले किस देश के मुस्लिम आक्रमण करेंगे भारत पर? तो अरब के। आगे करेंगे अरब। दूसरे नंबर पे कौन करेंगे? तुर्क आक्रमणकारी आक्रमण करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन करेंगे? अफगानी करेंगे। कौन करेंगे? अफगानी, ठीक है। यानी कि यह मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम है, ठीक है। अब बात आती है अगली, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था भारत पर? ठीक है, तो देखो उद्देश्य, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था भारत में? ठीक है, तो समझो, ध्यान दो, समझो इधर। ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे हैं, देखो अरब से आ रहे हैं, तुर्किस्तान तुर्क हैं, और अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी जगहें हैं, ध्यान दो इधर, तो ये जगहें सब रेगिस्तान हैं, यानी कि यहाँ क्या है? रेत ही रेत है। क्या है? रेत ही रेत है। जब भैया रेत ही रेत होगी तो यहाँ पे फसलें वगैरह होंगी नहीं। क्यों? फसलें नहीं होंगी, लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें जीविका चलाने, जीविका तो चलाएंगे ही, जीवन यापन करेंगे, जरूरत की वस्तुओं का उपयोग तो करेंगे ही। तो यानी कि ये उस समय बहुत ही गरीब देश होंगे,
कैसे होंगे? इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं होगी, तो ये अपने जीवन को जीने के लिए दूसरे देशों पर ही तो आश्रित होंगे, दूसरे देशों से जरूरत के सामान लेकर आएंगे। सामान के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। अब भैया जब वहां पे रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, ये दूसरे देशों पे देखते थे कौन देश संपन्न है, कौन देश धनी है, कौन देश ठीक है, उन पे आक्रमण करते थे, और आक्रमण करने के बाद वहां से धन दौलत लूटते थे और उससे क्या करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। समझ गए? तो इस उद्देश्य से ये आक्रमण करेंगे भारत पर भी। तो यानी कि भारत पर आक्रमण करने के इनके 3 उद्देश्य होंगे। कितने उद्देश्य होंगे? 3 उद्देश्य होंगे। ठीक है, अब वो 3 उद्देश्यों में देखो, सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य होगा धन दौलत लूटना। क्या लूटना? धन दौलत लूटना, ये पहला प्रमुख उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य क्या होगा? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरा उद्देश्य क्या होगा? तीसरा उद्देश्य होगा साम्राज्य विस्तार करना। क्या विस्तार करना? साम्राज्य विस्तार करना, विस्तार करना। ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमणों के उद्देश्य होंगे। सबसे प्रमुख उद्देश्य कौन सा होगा? तो यह प्रमुख उद्देश्य होगा, यह प्रमुख उद्देश्य होगा, प्रमुख उद्देश्य होगा। यानी कि ये लोग क्या करते थे, धन दौलत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही आक्रमण करते थे, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? जरूरत के सामान चाहिए। तो वो भाई वहां पे पैसा थोड़ी है, वहां तो रेत ही रेत है। तो ये लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए क्या करेंगे? दूसरे देशों पे अटैक करेंगे, वहां से धन दौलत लूटेंगे और वो बैठ के खाएंगे लाके। जैसे ही खत्म होगा फिर से पहुंचेंगे, फिर से आक्रमण करेंगे, फिर लूट के लाएंगे, फिर खाएंगे, फिर खत्म होगा फिर जाएंगे, फिर आक्रमण करेंगे। यही काम होगा इनका। लेकिन हाँ, अब वर्तमान में ये देश बहुत अमीर है। क्यों? क्योंकि पहले कोई तेल मूल की खोज थोड़ी हुई थी, अब तेल की खोज हो गई, यहाँ से तेल निकलने लगा, तो इसलिए ये देश बहुत संपन्न हो गए। हो गए नहीं हो गए? पैसा आने लगा। लेकिन पहले इनकी स्थिति बहुत खराब थी, इसी उद्देश्य से इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 712 ईस्वी। कब से माना जाता है? 712 ईस्वी से। किस काल से भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ? तो मध्यकाल से। किससे हुआ? मध्यकाल से। मध्यकाल से। इसी काल में क्या हुआ? किसके आक्रमण प्रारंभ हुए? मुस्लिम आक्रमणकारियों के। किसके आक्रमण प्रारंभ हुए? मुस्लिम आक्रमणकारियों के। मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम पूछा जाए तो पहले नंबर पर किसने आक्रमण किए? अरबों ने। दूसरे नंबर पर तुर्कों ने। तीसरे नंबर पर अफगानों ने आक्रमण किए। किसने आक्रमण किए? अफगानों ने। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के उद्देश्य क्या थे? तो 3 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना। दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरा साम्राज्य विस्तार करना। तीसरा क्या था? साम्राज्य विस्तार करना। चलो पहले इतना लिखो, तभी अगले बताते हैं। बोले, लिखना स्टार्ट करो। बोले, चैप्टर डाल दो मध्यकालीन भारत और डैश करके लिखना स्टार्ट करो। मध्यकालीन भारत का प्रारंभ, ये मध्यकालीन भारत ये चैप्टर डाल दो और फिर लिखना स्टार्ट कर दो नई लाइन से। लिखो, मध्यकालीन भारत का प्रारंभ, मध्यकालीन भारत का प्रारंभ 712 ईस्वी से माना जाता है। 712 ईस्वी से माना जाता है। मध्यकालीन भारत का प्रारंभ 712 ईस्वी से माना जाता है। 712 ईस्वी से माना जाता है। इसी काल से भारत में, इसी काल से भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इसी काल से भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इसी काल से भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और इसी काल से, और इसी काल से
भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। हाँ, इसी काल से भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। देखिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। डालो हेडिंग अगला, मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम। जल्दी डालो हेडिंग। हाँ बेटा जल्दी डालो, मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम। हेडिंग डालो, मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम। हेडिंग डालो, हाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम। हेडिंग डाल दो। 4-5 लाइनें छोड़ दो, बस 4-5 लाइनें लिखवाया है। और नहीं तो ये इतना लिखवाया, ये ऐसे ही छाप लो, ये देख के इतना ही समझाया है। लिख लिया? हेडिंग डालो, मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम। मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम में 1, 2, 3 नंबर तक ये लिख दो, जल्दी से जल्दी लिखो। ये क्रम है मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत पर। जल्दी नोट कर दो ऐसे ही। इतना लिखने के बाद फिर अगली हेडिंग में डलाऊंगा, ठीक है? ऊपर से बस इतना ही लिखवाया, इतना ऐसे ही छाप दो तुम अपनी कॉपी में। समझ जाओ, तुम समझदार हो। क्यों? इतना ही लिख दो तुम केवल। मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम लिख लिए 3 नंबर तक। चलो अगला हेडिंग डालो नई लाइन से, मुस्लिम आक्रमणकारियों का उद्देश्य। तुमसे बोला तुम फोटो खींच लो, इतना बाद में लिख लेना। 3-4 लाइन छोड़ दो। हाँ 3-4 लाइन छोड़ दो, इसका फोटो खींच लो, वो लिख लेना घर पे। उसके अगले से मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। अगला हेडिंग डालो, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण का उद्देश्य। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण का उद्देश्य। जी सर, उद्देश्य लिख लिया है। उद्देश्य में अब लिखो, उद्देश्य में बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, कुछ भी नहीं लिखना है। पहला उद्देश्य था धन दौलत लूटना, यह प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरा उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार करना। इतना लिख दो, इतना लिख दो। लिख लिया? अरे स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें लग रहा है ना तुम लेट, ये लोग लेट आए ना। इन्हें किसी ने नहीं पढ़ा सर जी, वो लिखा कह देते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए लिख दिया। दो रह गए बस नीचे। लिख तो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आराम से लिख लो। सर जी अरबों का आक्रमण, तुर्कों का, अफगानों का। हाँ ये 3 आक्रमण हुए भारत पर मुस्लिमों के। सबसे पहले अरबों ने किया था, दूसरे नंबर पे तुर्कों ने, तीसरे नंबर पे अफगानों ने। और इन सभी के उद्देश्य यही थे तीनों, धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, साम्राज्य विस्तार करना। धन दौलत लूटना प्रमुख उद्देश्य था। प्रमुख उद्देश्य क्यों था? तो मैंने तुम्हें बताया, ये सब रेतीले क्षेत्रों के रहने वाले थे, वहां खेती वगैरह नहीं होती थी, तो आय के कोई साधन नहीं थे। आय के कोई साधन नहीं थे, लेकिन जीविका चलाना तो जीविका तो हर व्यक्ति चलाएगा। तो इसलिए भाई ये क्या करते थे, आक्रमण करते थे दूसरे देशों पे, धन दौलत लूट के लाते थे और बैठ के खाते थे, खत्म होता था फिर आ जाते थे, फिर आक्रमण किया, फिर लूट के ले गए, फिर खाया, फिर खत्म हुआ, फिर आ गए। यही करना था इनका काम, समझ गए? अब देखो डालो अगला हेडिंग, अरबों का आक्रमण। अब हम बात करेंगे अरबों के आक्रमण की। सर यहाँ पर आपने लिखा है प्रारंभ 712, मैंने 600 पढ़ा था, 600 से 1750। 600 में तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था अरब में।
632 की बात, 622 ईस्वी की बात है। 622 में अरब में इस्लाम धर्म उदय हुआ था। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में 712 में उदय होगा इस्लाम धर्म का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, परेशान मत हो। वो 622 में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब से अरब में सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। लेकिन भारत में इस्लाम धर्म का उदय 712 में ही हुआ था। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। तो डालो अरब आक्रमण। नंबर 1, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, यही तो सबसे पहला होगा। आप देखो, समझोगे, अब पहले ध्यान दोगे, इधर लिखेगा कोई नहीं, इधर ध्यान दोगे। तो मैंने तुम्हें बताया, देखो भारत में इस्लाम धर्म का उदय और मध्यकालीन भारत का प्रारंभ 712 से माना जाता है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम में सबसे पहला आक्रमण अरबों ने किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम में सबसे पहला आक्रमण किसने किया? अरबों ने किया। ठीक है, अब देखो अरबों में भी क्या होगा, ऐसा होगा 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में अरब का एक शासक होगा। अरब का एक शासक होगा जिसका नाम होगा उबैदुल्ला। क्या नाम होगा? उबैदुल्ला। उबैदुल्ला। तो सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में भारत में पहला आक्रमण होगा अरबों का। सिंध प्रांत पर होगा, पंजाब वाले क्षेत्र में। कहाँ होगा? पंजाब वाले क्षेत्र में। तो ये आक्रमण करेगा पहला सिंध प्रांत पर। किस पर करेगा? सिंध प्रांत पर। ठीक है, समझो। तो सबसे पहला अरबों का आक्रमण उबैदुल्ला के नेतृत्व में होगा, इस व्यक्ति के नेतृत्व में होगा। और ये व्यक्ति आक्रमण करेगा 711 में सिंध प्रांत पे। लेकिन इसका ये जो आक्रमण होगा, ये आक्रमण कैसा हो जाएगा? असफल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असफल। समझ गए? सफल नहीं हो पाएगा, ये पराजित होकर ये वापस चला जाएगा। फिर 711 ईस्वी में ही भारत पर अगला आक्रमण होगा, और वो होगा बुदैल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बुदैल के नेतृत्व में। ये भी 711 में ही आक्रमण करेगा। ये भी किस पे करेगा? सिंध प्रांत पे ही करेगा। और ये भी कैसा हो जाएगा? असफल। तो यानी कि भारत पर सबसे पहले अरबों ने 2 आक्रमण किए थे 711 में। कब किए थे? 711 में पहला आक्रमण उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, और दूसरा आक्रमण बुदैल के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों आक्रमण कैसे हो गए? असफल हो गए। कैसे हो गए? असफल। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल दिया तुमने, भारत पर अरबों का आक्रमण, और डैश करके लिखो भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम में, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम में, मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम में सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया था। देखो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो। सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया था। सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया था। अरबों ने पहला आक्रमण, देखो अरबों ने पहला आक्रमण 711 ईस्वी में, अरबों ने पहला आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया था। उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया था। उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया था। तथा दूसरा आक्रमण भी 711 ईस्वी में, तथा दूसरा आक्रमण भी 711 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण भी 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में बुदैल के नेतृत्व में किया गया। बुदैल के नेतृत्व में किया गया। बुदैल के नेतृत्व में किया गया। ये दोनों असफल आक्रमण थे। ये दोनों असफल आक्रमण थे।
ये दोनों असफल आक्रमण थे, ये दोनों असफल आक्रमण थे। तो समझ आया तुम्हारे? देखो सबसे पहला आक्रमण कब हुआ? 711 में। किसने किया? उबैदुल्लाह ने। कैसा था? असफल। दूसरा आक्रमण कब हुआ? 711 में। ये किसने किया? मुगल ने। ये भी कैसा था? असफल। यानी कि ये दोनों आक्रमण कैसे हो गए? असफल हो गए। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण की अगर मैं बात करूं, सफल अरब आक्रमण, अरब आक्रमण की अगर मैं बात करूं, भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। कब होगा? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। और ये आक्रमण किसके नेतृत्व में होगा? तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होगा। किसके नेतृत्व में होगा? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होगा। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होगा। ये 712 में पहला सफल अरब आक्रमण था। और ये आक्रमण किसके विरुद्ध होगा? तो ये आक्रमण होगा सिंध प्रांत पर। किस पर? सिंध प्रांत पर। और सिंध का राजा था इस समय कौन? सिंध प्रांत पर होगा। और सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध होगा। किसके विरुद्ध होगा? राजा दाहिर के विरुद्ध। दाहिर के विरुद्ध होगा। सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध होगा। समझ लो, पहले लिखना नहीं है, लिखवा मैं दूंगा, इधर ध्यान दे लो। तो भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसके खिलाफ था? तो सिंध प्रांत के विरुद्ध। सिंध का राजा कौन था? दाहिर। यानी कि दाहिर को पराजित करेगा ये। ठीक है, अब देखो आक्रमण का कारण क्या था। भाई इस मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो इसका कारण क्या था? तो देखो समझो, ध्यान दो। ऐसा हुआ, अरब का जो शासक था, अरब में एक शहर है ताइफ। कौन सा शहर है? ताइफ। इस ताइफ शहर में ही तो मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ था। ताइफ शहर में। कहां पर हुआ था? ताइफ शहर में। 695 में इसका जन्म होगा। 695 ईस्वी में। ये 15 लग रहा है, अब तो लग रहा है 695। क्यों? 695 ईस्वी में ताइफ शहर में इसका जन्म होगा। मात्र 17 वर्ष की आयु में। कितनी? 17 वर्ष की आयु में। तुम समझ लो 17 वर्ष के तुम हो गए तो तुम तो ठीक से बाहर आना जाना तक नहीं जानते होगे, निकलना नहीं जानते हो घर से ठीक से। क्यों? और वो कहाँ अरब से आया और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया मात्र 17 वर्ष की आयु में। कितना काबिल व्यक्ति होगा, कितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा, आप तुम सोच लो। ठीक है, समझो। देखो कारण क्या था? तो ये जो ताइफ शहर था, यहाँ का शासक था, इसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। अल हज्जाज ये था यहाँ का राजा, बादशाह था। ठीक है, समझ रहे हो? हुआ क्या? देखो मैंने तुम्हें बताया था, ये रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। यहाँ खाने पीने की कोई भी चीज नहीं होती है। पूरी तरह से ये पशुओं पे आधारित, पशुओं पे आश्रित है। इसीलिए ये मांसाहारी थे सब। जो हरी सब्जियां वगैरह हो ही नहीं रही वहां पे। तो भाई जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए ये लोग किस पे आश्रित थे? पूरी तरह से मांस पे आश्रित थे। भाई बकरियां वगैरह, ऊंट वगैरह पालते थे, उन्हीं का मांस खाते थे। समझ गए? तो अब हुआ क्या? देखो ये जो अल हज्जाज था, अल हज्जाज के लगभग 8 जहाज। कितने जहाज? 8 जहाज। ये समुद्री जहाज थे। कैसे जहाज थे? ये श्रीलंका से खाने पीने के जरूरत के सामान, सोना चांदी वगैरह, आभूषण वगैरह लेके अरब वापस आ रहे थे। कितने? 8 जहाज। कहां से सामान लेकर आ रहे थे? श्रीलंका से। कहां से लेकर आ रहे थे? श्रीलंका से। समझ रहे हो? अब ये जो सिंध प्रांत था, इस सिंध प्रांत वाले समुद्री क्षेत्र में, राजा दाहिर के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? राजा दाहिर के क्षेत्र में समुद्री लुटेरों ने, किसने? समुद्री लुटेरों ने, समुद्री लुटेरों ने इसके लगभग 3 जहाजों को लूट लिया। कितने जहाज लूट लिए? 3 जहाज लूटे। समझ रहे हो? जल्दी जल्दी बैठ जाओ। इधर बैठो ना, तुम उधर चले जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां सही लगे वहां बैठ जाओ। तो ध्यान दो इधर। तो मैंने तुम्हें बताया अरब का शासक था अल हज्जाज। अल हज्जाज के लगभग 8 जहाज श्रीलंका से सामान लेकर सऊदी अरब जा रहे थे वापस।
तो सिंध प्रांत में राजा दाहिर के क्षेत्र में समुद्री लुटेरों ने क्या किया, 3 जहाजों को लूट लिया। जब 3 जहाजों को लूट लिया, अभी जब जैसे ही अरब पहुंचे तो अरब अल-हज्जाज को जैसे ही पता लगा कि 3 जहाज लूट लिए हैं, तो अल-हज्जाज ने एक राजदूत को भेजा सिंध प्रांत में राजा दाहिर के दरबार में, और उससे कहा कि तुम जाओ, कहना कि या तो सामान वापस दे दो और नहीं तो उसका हर्जाना दे दो, नहीं तो उन समुद्री लुटेरों को हमारे हवाले कर दो। तो वो गया राजदूत और उसने ये बात रखी राजा दाहिर के सामने। तो राजा दाहिर ने कहा, यार ये बताओ, समुद्री इलाके में लुटे मार रहा हूं, मेरे क्षेत्र में लुटे कोई मैंने थोड़ी लुटवाए, तो समुद्री क्षेत्र था, समुद्री लुटेरे थे, लूट के चले गए, मुझे क्या पता कौन थे। उसने कहा मैं तुम्हारा कोई भी हर्जाना नहीं दूंगा। वो दूत को भगा दिया, समझ गए। वो गया, उसने अल-हज्जाज को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। उसने अच्छा ठीक है, उसे क्रोध आ गया, उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया। उसने कहा आप जाओ और सिंध पे आक्रमण करो। मोहम्मद बिन कासिम आया और इसने सिंध पे आकर राजा दाहिर के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, राजा दाहिर को कर दिया पराजित। इसीलिए आप देखो, यहीं पे सबसे पहले सिंध प्रांत में ही सर्वप्रथम भारत में अगर पूछे इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ सबसे पहले, तो सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का उदय होगा। किसका उदय होगा? इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय होगा, ठीक है। कहां पर होगा? सिंध प्रांत में ही होगा सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय। अब जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार करेगा, तो सिंध में घोषणा करवाएगा, बोल देगा यदि जो भी व्यक्ति सिंध के इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो उनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार से प्रशासन भी परेशान नहीं करेगा, समझ गए। और जो भी व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेगा तो उसे टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। उनकी हत्या करवा दी जाएगी, ऐसे अनाउंसमेंट करवा दिया इसने। तो यानी कि सबसे पहले इस्लाम धर्म का जो उदय होगा वो कहां पर होगा? तो सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय भारत में सिंध प्रांत में ही होगा। कहां होगा? सिंध प्रांत में। अब यहीं पे सबसे पहले क्या होगा? यहीं पे ये कर लागू करेगा। जितने लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया उनसे कुछ नहीं कहा गया, ठीक है, वो अपना जीवन जीने लगे आराम से। लेकिन जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया तो उन पे एक कर लगाया गया। कौन सा कर? जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। तो तुमसे पूछा जाएगा सबसे पहले भारत में जजिया कर कहाँ लागू किया गया? तो सिंध प्रांत में। कहाँ लागू किया गया? सिंध प्रांत में। सबसे पहले जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अब जजिया कर क्या था? देखो समझो, जजिया कर क्या था? ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला, मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक तीर्थ यात्रा कर था। एक तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर मतलब समझ रहे हो? मोहम्मद बिन कासिम ने बोल दिया कि अगर कोई भी किसी भी देवी देवता के, ईश्वर के, भगवान के दर्शन करने कहीं भी जाएगा तो पहले तुम्हें पता ये ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी थी, पहले तो जंगल ही जंगल था, इतनी आबादी कहाँ थी, क्यों? तो रास्ते में चोर, डाकू, लुटेरे लूट लेते थे, हत्याएं कर देते थे। तो उसने क्या सिपाहियों की व्यवस्था कर रखी थी मोहम्मद बिन कासिम ने। कह दिया अगर जो भी तीर्थ यात्रा पर जाएगा और जजिया कर नहीं देगा तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, उसका माल लुट जाए, उसकी हत्या हो जाए, सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। जो टैक्स देगा उसकी रक्षा करेगी सरकार, समझ गए। तो ये क्या था? एक तीर्थ यात्रा कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। गैर मुस्लिम का मतलब जानते हो? हिंदू, जो मुस्लिम ना हो, हिंदू नहीं, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, हिंदू कोई भी हो सकता है गैर मुस्लिम में, ठीक है। मतलब मुस्लिम ना हो, जो मुस्लिम ना हो, मुस्लिम नहीं होगा तो पारसी, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक तीर्थ यात्रा कर था। अब देखो ये जजिया कर किस किस पर लागू नहीं होता था? महिलाओं पर लागू नहीं होता था। किससे नहीं लिया जाता था? महिलाओं से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था। उसके बाद बूढ़ों पे लागू नहीं होता था, बूढ़ों पे लागू नहीं होता था, विधवाओं पर लागू नहीं होता था, विधवाओं पर लागू नहीं होता था, दिव्यांगों पर लागू नहीं होता था और ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था।
सर ये सब गरीब जनता। गरीब तो नहीं लगता है कि वो भी जवानों को ब्राह्मण मतलब ये जैसे जो कमाई कर रहे हैं लोग, जवान है, ठीक है, सही स्थिति है उनकी, जो देने योग्य उनसे लिया जाता था। ऐसा नहीं कि सबसे लिया जाए, इतने लोगों पर जजिया कर लागू नहीं होता था। ये गैर मुस्लिमों पे ना सर जी, है? जो गैर मुस्लिम थे उन पर नहीं लगता था। हाँ, गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। गैर मुस्लिमों में भी महिलाओं से नहीं लिया जाता था, बच्चों से नहीं लिया जाता था, बूढ़ों से नहीं लिया जाता था, विधवाओं से नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से नहीं लिया। अब ब्राह्मणों पे क्यों नहीं लगता था पता है? ब्राह्मण बहुत होशियार होते हैं। कैसे पता है? तुम्हें तो पता है ब्राह्मण कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मैंने बताया था, मैक्स मूलर ने बताया था कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अधिकार किया तो ब्राह्मणों ने पता क्या कहा? ब्राह्मणों का साहब हम तो हिंदू है ही नहीं, हम पे जजिया कर क्यों लगाओ? हम तो खुद मध्य एशिया से आए हैं। समझ गए? होशियारी दिखाई उन्होंने और जजिया कर से बच गए। बोल दिया हम हिंदू है ही नहीं, हम हिंदू है ही नहीं जो हम पे तुम कर लगाओगे। इसीलिए ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे। ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। तभी बाद में तुगलक वंश का एक शासक आएगा जिसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम होगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक होगा जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाएगा। किस पर जजिया कर लगाएगा? ब्राह्मणों पर। फिर अकबर आएगा, अकबर जजिया कर को समाप्त कर देगा। तभी फिर औरंगजेब आएगा और औरंगजेब फिर से लागू कर देगा। तभी सबसे अंत में 1728 में मोहम्मद शाह रंगीला एक शासक बनेगा, मुगल बादशाह होगा। वो अंतिम रूप से क्या करेगा? जजिया कर को खत्म कर देगा बिल्कुल। रोशन अख्तर उसका वास्तविक नाम होगा। समझ गए? उसे रंगीला बादशाह बोला जाता था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो वो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर देगा। तो ये जजिया कर था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। अब जैसे ही ये सिंध विजय कर लेगा मोहम्मद बिन कासिम, समझ गए? तो मोहम्मद बिन कासिम ये जो अल हज्जाज था इसका भतीजा और दामाद था। कौन था इसका? एक तो भतीजा और दामाद। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। जैसे ही इसने सिंध को विजय कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो अब ये सिंध विजय करने के बाद सारी व्यवस्थाएं ठीक करके अब ये वापस फिर से सऊदी अरब जाएगा। क्योंकि अल हज्जाज को सूचना देनी थी, कोई वैसा थोड़ी था उस समय फोन चल रहे हैं कि फोन लगाया, हाँ मैंने सिंध जीत लिया, क्यों? तो जाके ही बताना पड़ेगा ना, या कोई खबर भेजनी पड़ेगी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि मैं ही जाऊंगा और मैं ही अल हज्जाज को बताऊंगा तो खुश हो जाएगा वो। समझ गए? तो ये मोहम्मद बिन कासिम जाएगा तो ये क्या करेगा? राजा जाहिर की दो पुत्रियां होंगी, एक होगी सूर्यमाला। ठीक है, कौन होगी? सूर्यमाला। और एक होगी परिमाला देवी। ठीक है, बात बंद करो। ये दोनों पुत्रियां होंगी राजा जाहिर की। इन दोनों को अपने साथ ले जाएगा मोहम्मद बिन कासिम अरब। समझ गए? तो ये बहुत होशियार होती है। ठीक है, ये आपस में रणनीति बना लेती हैं बीच रास्ते में ही, और मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध एक रणनीति तैयार करके पहुंच जाती हैं। मोहम्मद बिन कासिम जब पहुंचता है तो मोहम्मद बिन कासिम कहता है मैंने सिंध को विजय कर लिया है। तो अल हज्जाज खुश होता है और कहता है उसके बाद मैं तुम्हारे लिए उपहार भी लाया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, उसने अच्छा लाओ दो। तो इन दोनों लड़कियों को प्रस्तुत करता है अल हज्जाज के सामने। तो ये अल हज्जाज से क्या कहती हैं कि रास्ते में इसने हमारा शोषण किया और हमें दूषित कर दिया है। ठीक है, तो अल हज्जाज को इस बात पे क्रोध आता है और वो मोहम्मद बिन कासिम को बोरी में बंद करा के हाथी के पैरों तले कुचलवा देता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को भी मरवा देता है। तो ऐसे करके मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, मैंने तुम्हें पूरा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बता दिया। बाद में इन दोनों को भी घोड़ों से खिंचवा के मरवा देता है। हाँ, तो वो तो मरवा ही देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ रहे थे हम, उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन भी नहीं आता, मोहम्मद बिन कासिम से आता। चलो अब लिखो, आ गया होगा समझ? तो थोड़ा बहुत आया। ये बताओ लास्ट में कहाँ तक लिख लिया था? अच्छा, ऐसा अब हेडिंग डालो, भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण। हेडिंग डालो जल्दी, हेडिंग डालो, भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण। प्रथम सफल अरब आक्रमण। प्रथम सफल अरब आक्रमण डाल दिया हेडिंग, लिखो डैश करके।
बोले देखो अरबों के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में। अरबों के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण, अरबों के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। ये लिखा है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था, जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था, जो सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध था। जो सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध था। जो सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध था। दाहिर के विरुद्ध था। दाहिर के विरुद्ध था। डालो अगला हेडिंग, आक्रमण का कारण। हेडिंग डालो, आक्रमण का कारण। आक्रमण का कारण। आक्रमण का कारण डाल दिया हेडिंग और लिखो। बोले अरब के शासक अल हज्जाज के, अरब के शासक अल हज्जाज के, ये लिखा है सामने में, वही अल हज्जाज के 8 समुद्री जहाज। अरब के शासक अल हज्जाज के 8 समुद्री जहाज श्रीलंका से सामान लेकर अरब जा रहे थे। श्रीलंका से सामान लेकर अरब जा रहे थे। श्रीलंका से सामान लेकर अरब जा रहे थे। सिंध प्रांत में राजा दाहिर के क्षेत्र में, सिंध प्रांत में राजा दाहिर के क्षेत्र में, सिंध प्रांत में राजा दाहिर के क्षेत्र में समुद्री लुटेरों के द्वारा, समुद्री लुटेरों के द्वारा 3 जहाजों को लूट लिया गया। 3 जहाजों को लूट लिया गया। 3 जहाजों को लूट लिया गया। लूट लिया गया। इस पर अल हज्जाज ने, इस पर अल हज्जाज ने 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा और इसने राजा दाहिर को पराजित कर दिया। इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने, वो इस पर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा और इसने राजा दाहिर को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। सिंध भेजा और इसने राजा दाहिर को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया, वह सिंध पर अधिकार कर लिया। पराजित कर दिया, वह
सिंध पर अधिकार कर लिया, सिंध पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। उसकी स्टोरी पढ़ी। लिख लिया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का उदय, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का उदय 712 में सिंध प्रांत में हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का उदय 712 ईस्वी में सिंध में हुआ, सिंध में हुआ। और यहीं पर सर्वप्रथम, और यहीं पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और यहीं पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लागू किया गया, जजिया कर लागू किया गया, जजिया कर लागू किया गया, जजिया कर लागू किया गया। डालो हेडिंग जजिया कर, लिखवाते हैं उसके बारे में जल्दी से। सर जी सिंध प्रांत जो भारत में नहीं है ना? अरे आधुनिक पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा भारत में है, ठीक है। पंजाब ही तो सिंध प्रांत था। लिख लिया? जजिया कर डालो, डैश करके लिखना स्टार्ट करो। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक तीर्थ यात्रा कर था, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक तीर्थ यात्रा कर था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक तीर्थ यात्रा कर था, जो जो महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, जो महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, विधवाओं, दिव्यांगों और विधवाओं, दिव्यांगों और विधवाओं, दिव्यांगों और ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था, ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था। नाव बता रहा है। ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था। लिखिएगा, नई लाइन से लिखो फिर से। 715 ईस्वी में, 715 ईस्वी में, 715 ईस्वी में अल-हज्जाज के द्वारा, अल-हज्जाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई, जबकि ये स्वयं जबकि ये स्वयं अल-हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था, जबकि ये स्वयं अल-हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था, भतीजा एवं दामाद था। सर इतना तगड़ा कानून था। इतना तगड़ा कानून था। कानून कुछ नहीं, कानून अब वहाँ के तगड़े हैं, ठीक है। पहले तो ऐसी व्यवस्थाएं थी, अब वहाँ भाई पैसा हो गया है, वहाँ तेल की खोज हो गई, तेल निकलने लगा, अमीर हो गए वो लोग। पहले बहुत खराब स्थिति थी, पहले लूट मार के ये सब जीवन यापन करना था, ठीक है। दूसरे देशों को लूटते थे, ठीक है। अब अरे सिचुएशन मैंने बताई तो थी, तुम कहाँ थे?
हाँ, वास्तविकता ही मैंने बताई है भाई, वहाँ रेत ही रेत थी, कोई भी संसाधन नहीं थे, कमाई के कोई साधन नहीं थे, जीविका कैसे चलेगी? बात बंद बताए भी। चला अगला डालो तो काम प्रमाण जल्दी। करवाए बात अभी तुम्हारी। तो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई सर, आपने बीच में वीडियो बन रही है, वीडियो में बात पूरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बताइए इसमें सब इसी पे बात हो रही है, सब इसी पे बात रिकॉर्ड हो रही थी सर। इस पे तो हमसे पूछ लो ना क्या दिक्कत दामाद है? और भतीजे पे बात हो रही थी बाकी। हाँ, भतीजा भी था और उसने अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया, आप समझ गए, तो दामाद बन गया। वही तो नहीं समझ में नहीं आया। आपको आ गया समझ में? बात बंद करो, डाल एडिंग को कार्यक्रम डाल दिया। चलो देखो, ध्यान दोगे, तुर्क आक्रमण हेडिंग डाल दो। आप तुर्क आक्रमण डालो, तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण। दूसरे नंबर पे भारत में तुर्कों ने ही तो आक्रमण किया था। अभी पहला अरब आक्रमण बता दिया मैंने तुम्हें, अरबों में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्यों? मोहम्मद बिन कासिम ही याद रखना, उबैदुल्लाह बुदैल का नाम कहीं नहीं आता है क्योंकि वो असफल थे। असफल का नाम कहीं नहीं लिया जाता, सीधे मोहम्मद बिन कासिम। कई बार पेपर में आया, अगर पूछे भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, यही आता है। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम भी असफल रह गए ना तो तुम्हें भी कोई याद करने वाला नहीं है, ये याद रखना। तुम सफल व्यक्ति को याद करते हैं लोग केवल, इसलिए सफल बनो, समझ गए? याद किसे नहीं करते? असफल को नहीं याद करता है कोई। पहला आक्रमण तो उबैदुल्लाह ने किया था। क्या उबैदुल्लाह का नाम तुमने कहीं पढ़ा? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा होगा तुमने, याद पढ़ा नाम तो होगा। आ गया उसका, नाम तो आ गया। पेपर में मोहम्मद बिन कासिम ही आता है, ठीक है? आता नहीं आता, तो वो असफल थे इसलिए उन्हें कोई याद नहीं करता, सफल को याद करते हैं सब। इसलिए तुम भी सफल बनोगे तभी याद करेंगे, नहीं तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें भूल जाएंगे एक टाइम में, समझिए? ऐसी स्थिति आएगी एक समय। चलो डाल अगला हेडिंग, तुर्क आक्रमण। क्या चीज हो सकता है निकलती हूँ अभी नहीं, वो काफी टाइम इसमें तो नहीं। अरे हाँ, चलो देखो, तुर्क आक्रमण की बात करते हैं। तुर्क आक्रमण देखो, ध्यान दो, तुर्क जो थे, तुर्कों के बारे में बता रहे हैं। तुर्क देखो, ये मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। मध्य एशिया बहुत बार बोल चुका हूं मैं तुमसे, ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र मध्य एशिया कहलाता था, ठीक है? यानी कि ये लोग भी कहां से होंगे? अफगानिस्तान से होंगे, नहीं होंगे? तो ये मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। एक ध्यान दे लो, एक बर्बर जनजाति थी। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। बर्बर का मतलब जानते हो? बर्बर का मतलब होता है लड़ाकू और खतरनाक, लड़ाकू एवं खतरनाक। बोलते नहीं बर्बरता की बहुत बुरी तरह से मारा। हाँ, तो कहते हैं तुम बरबराते रहते हो या बरबराते रहते हो। तो बात बंद करो। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। बर्बर का मतलब होता है लड़ाकू एवं खतरनाक, ठीक है? लड़ने वाले व्यक्ति, लड़ने वाले लोग थे, ये लड़ाकू लोग थे। अब हुआ क्या देखो, तुर्क सत्ता की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। ये तुर्क सत्ता की स्थापना किसने की थी? बात बंद करो। तो देखो, तुर्क सत्ता की स्थापना की थी एक तुर्किस्तान का तुर्क था जिसका नाम था अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन ने की थी इसकी स्थापना। किसने की थी? अलप्तगीन ने। किसने की थी? तुर्क सत्ता की स्थापना अलप्तगीन ने की थी, ठीक है? अब अलप्तगीन का एक भाई था, बाद में भाई नहीं था, बेटा था इसका, अलप्तगीन का।
अलक्तगीन का एक बेटा था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। इस सुबुक्तगीन ने क्या किया था? 986 ईस्वी में, 986 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। तुर्क आक्रमण। बात बंद कर दो, इधर ध्यान दे लो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांटता हूँ, ये वीडियो बन रही है कि तुम बोल नहीं पाते एक भी क्लास में, समझ गए? हाँ, तेरा बोलने नहीं देता हूँ अपनी क्लास में किसी लिए। मैं इसमें डांटूंगा तुम्हें तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, सब बात ये है ना, तो तुम ध्यान रखो इस बात का। तो देखो, अलक्तगीन का बेटा था जिसका नाम सुबुक्तगीन था। इस सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। अब इसका आक्रमण किसके विरुद्ध था? देखो ध्यान दो। तो इसका आक्रमण था पंजाब का राजा था। कहाँ का? पंजाब का राजा था जिसका नाम था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। यानी कि पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध था इसका आक्रमण। पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध था। और इसने क्या किया? पंजाब में जयपाल को पराजित कर दिया। तो यह पहला सफल तुर्क आक्रमण था भारत पर। ठीक है, तो तुर्क आक्रमण किसने किया? सुबुक्तगीन ने। किसने किया? सुबुक्तगीन ने। और जबकि अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। वो 712 में हुआ, ये 986 में हुआ। ये कब हुआ? 986 में। चलो लिखो, हेडिंग डाल दो तुर्क आक्रमण और डैश करके लिखना स्टार्ट करो। देखो, तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। बर्बर जनजाति थी। बर्बर मतलब सर? अरे अभी इतना सब कुछ बर्बर के बारे में बताया, तुम कहाँ थे? कहाँ थे? सर कौन है? तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। इन्हीं के द्वारा भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में। पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन के नेतृत्व में ये लिखा हुआ है, सुबुक्तगीन के नेतृत्व में पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। जो पंजाब के ऊपर आक्रमण करने की जो मतलब वो है, बार बार जो पंजाब के ऊपर आक्रमण कर रहे अरे हैं यार, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब कोई स्थलीय मार्ग से आएगा तो वो मध्य एशिया होते हुए ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए सीधे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगा। बताया था नहीं बताया था? तटीय क्षेत्रों से आएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? गुजरात जाएगा, गोवा जाएगा, समझ गए, कर्नाटक जाएगा, तमिलनाडु जाएगा, यही तो आक्रमण करेगा। तो भारत और बात बंद करो, भारत और अरब के मध्य एक ज्ञात स्थलीय मार्ग था जो ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पहुंचता था? सिंध पहुंचता था। इसीलिए जो भी बाहरी आता था वो सीधे सिंध पर अटैक करता था, पंजाब पर अटैक करता था। समझ गए? ये कारण था। और पानी वाले रास्ते से आएंगे तो कहाँ करेंगे? तो तुम्हारा गुजरात पे आक्रमण करेंगे, महाराष्ट्र पे आक्रमण करेंगे, गोवा पे आक्रमण करेंगे, कर्नाटक पे आक्रमण करेंगे, मैसूर, पश्चिम बंगाल पे आक्रमण करेंगे, केरल पे आक्रमण करेंगे। ये सब तटीय राज्य थे। ठीक है, सर ये पूछ रहा है हेलीकॉप्टर से आया था। उस समय हेलीकॉप्टर वाली व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इसीलिए केवल पानी वाले जहाजों से आते थे लोग। ठीक है,
चलो बात बंद करो। वो भी तुम समझते हो कि मोटर लगी हुई इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय। वो तुम्हें बड़ा पर्दे लगे हुए थे, हवा के हिसाब से चलता था, वो हवा लेके जाती थी उसे। बड़े बड़े पर्दे बांध देते थे लकड़ियों में, तो उनमें हवा भरती थी, अपने आप खींचता चला जाता था पानी वाला यार। ऐसे कहाँ तक उसे पतवार से तुम लेके जाओगे, थक जाओगे ना। हाँ, हवा के रुख के हिसाब से चलता था। कई दिनों से ना तो इधर हवा में तो फिर दूसरी दिशा में नहीं जाता। बिल्कुल भटक नहीं जाते थे मार्ग। अगले आधुनिक भारत में बताएंगे वो मार्ग भटक जाता है कौन? वास्को डिगामा आता है। कौन आता है? वास्को डिगामा ही तो आता है भारत की खोज के लिए। उससे पहले एक बार उसे भेजा जाता है कोलंबस को। कोलंबस मार्ग भटक जाता है, वो कहाँ केप ऑफ गुड होप पे पहुंच जाता है। ठीक है, वहां जाके हाँ तो अमेरिका ही खोज कर देता है। बताया ऐसे करके अगले पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, पहले इधर ध्यान दो, टाइम बर्बाद होगा, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा ना सिलेबस सीमित टाइम में। तो लिख लिया, क्या लिखा? जयपाल के विरुद्ध था, शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था, जो सफल आक्रमण था, जो सफल आक्रमण था। एक बात मत करो, जो सफल आक्रमण था। लिख लिया? चलो अब इधर ध्यान दो। अब देखो होगा क्या। अब ये देखो, ये अलप्तगीन था, मैंने बताया अफगानिस्तान में गजनी का सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था? गजनी का सुल्तान था। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। बात बंद करो, इधर ध्यान दे। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। ठीक है, गजनी का सुल्तान था कौन? ये अलप्तगीन। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान दो। देखो ये जो सुबुक्तगीन था, इस सुबुक्तगीन का एक भाई था। इस सुबुक्तगीन का एक भाई था जिसका नाम था मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या नाम था? मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम। सबका नाम आगे साथ में। चलो ध्यान दो। सुबुक्तगीन का एक भाई था जिसका नाम था मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। अब हुआ क्या, देखो 957। अब भाई गजनी की गद्दी पे अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन बैठा। सुबुक्तगीन की हो गई मृत्यु, समझ गए? सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई 997 ईस्वी में। 997 में जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई, सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात 997 ईस्वी में गजनी की का सुल्तान बना मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और यही भविष्य में आगे चलकर गौरी के नाम से प्रसिद्ध होगा। किस नाम से? मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था ये। किसका नाम था? मोहम्मद गौरी। यानी कि यही व्यक्ति किस नाम से प्रसिद्ध होगा? गौरी के नाम से। यानी कि अगला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। लिखो पहले इतना 997 ईस्वी में, ऐसे ही लिखो 997 ईस्वी में। 997 ईस्वी में 997 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। सुबुक्तगीन ये लिखा हुआ है। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसकी मृत्यु के पश्चात, अरे याद हो जाएगा, नाम कठिन नहीं है, तुम्हें लग रहा है इसके किसके पास है? मृत्यु के पश्चात मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम गजनी की गद्दी पर बैठा। लिख लिया? सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई,
इसकी मृत्यु के पश्चात मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गजनी की गद्दी पर बैठा। हाँ, गजनी अफगानिस्तान में भाई, गजनी का ही तो शासक था गौरी। गजनी की गद्दी पर बैठा, जो आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो है मोहम्मद गौरी लड़की के नाम होता है। जो आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि गौर वंश होगा ना ये भाई। तुर्क ये जो शासक होंगे ये गौर वंश या यामिनी वंश के शासक होंगे। किस वंश के शासक होंगे? ये पॉइंट मिलेगा। तुर्क शासक मोहम्मद गौरी जो आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध हुआ। लिख लिया? अब लिखो नई लाइन से। तुर्क शासक गौर या यामिनी वंश से संबंधित थे। गौर या यामिनी वंश से संबंधित थे। यामिनी वंश से संबंधित थे। गौर या यामिनी वंश से संबंधित थे। जल्दी किसी पार रुकने नहीं चाहिए, अपने पास रोकना कोई मत। लिख लिया? एक अभी तो टाइम है बहुत। लिख लिया? जयपाल पर आक्रमण किया। इधर ध्यान दो। देखो यार, तुम देखो ज्यादा बोलते हो, उसमें देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया, गलती हो गई। क्या गलती हुई पता है? सुबुक्तगीन का जो ये भाई नहीं होगा। देखो मैंने ये तुम्हें गौरी बता दिया, ये तो सही है, ये तो व्यक्ति सही है, मोहम्मद गौरी ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है तो ये गजनी का ही, लेकिन सुबुक्तगीन का भाई होगा महमूद गजनबी। देखो महमूद गजनबी इसकी जगह होना चाहिए। यार तुम शोर मचा रहे थे बहुत, इसलिए देखो गड़बड़ हो गई। अरे हो गई नहीं हो गई जल्दबाजी? हम तो सही करेक्ट करवा रहे थे। तो तुम बोलते ना, बोल देना चाहिए था तुम्हें। महमूद गजनबी होगा। सॉरी कोई दिक्कत नहीं, तुम इतना सुधार कर लो। ये बाकी सब सही है, क्योंकि मोहम्मद गौरी नहीं पढ़ेंगे, महमूद गजनबी पढ़ेंगे। वो तो 1191-92 की बात थी ना, वो मेरे दिमाग में गौरी चल रहा था, मैंने वही तुम्हें बता दिया यार। तुम इतना सुधार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से भी हटा के महमूद गजनबी करना है तुम्हें। ये दोनों, ये तो मोहम्मद गौरी का ही नाम है, ये तो बिल्कुल सही है। तुम इतने को इतने में संशोधन करना है, तुम्हें महमूद गजनबी करना है। सुबुक्तगीन का भाई था महमूद गजनबी, बस यहाँ पे देखो ये एक मिस्टेक हुई, महमूद गजनबी। बाकी सब कुछ सही है, सब कुछ, बस ये नाम में गलती हो गई। वो महमूद गजनबी की जगह गौरी आ गया दिमाग में। तो सर वो का नाम काट के कुछ भी नहीं करना है गलत, केवल बस इतना हटा के उसकी जगह महमूद गजनबी कर देना है, बाकी सब सही है। सर जी ये नाम हटाएं, ये वाला हटाएं। दोनों इतने को ऐसे करके काट दो और इसकी जगह पे ये वाला नाम केवल लिखना है, बस। वो जल्दबाजी में हो गया, महमूद गजनबी की जगह धोखे से गौरी का नाम निकल गया। एक तो ये सब नाम एक जैसे लगते हैं। गजनी की गद्दी पर बैठा के आगे चलकर बाकी सब सही है। गजनबी काटना है। अरे मैंने बोल तो दिया, इतने को तुम कर दो और इतने की जगह महमूद गजनबी कर दो। कर लिया? हाँ, एक सुधार और करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1997 ईस्वी में 1997 नहीं, 997। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा। अब गजनी की जगह खुरासान कर दो, है तो अफगानिस्तान में ही, लेकिन यहाँ पे खुरासान कर दो। सर आप एक बार फिर से बोल दीजिए, क्यों लिख ले रहे हैं? अरे हो गया बस, नहीं अब हो गया सही, बस
यही तो सुधार करने थे। बाकी सब सही है, गजनी की जगह खुरासान करो। कहीं गजनी लिखा है? हाँ लिखा है। खुरासान करो वहाँ पे। खुरासान की गद्दी पर बैठा। खुरासान ये लिखा हुआ है, देखो। बस अब कुछ सही नहीं करना, सब सही है। और आगे वो काट दो, गौरी का, गौरी तो है ही नहीं, महमूद गजनबी है ना, गौरी वाला तो काट ही दो यहाँ पे, वो सेंटेंस काट दो। गौरी को हटाना है यहाँ से, महमूद गजनबी को लिखना है। आ जाओ महमूद बाकी कोई भी सुधार नहीं करना, बस यही दो चीजें गड़बड़ हुई है बस। इसकी नस्ल में पश्चात जो है ना, देखो फिर से समझो, यहाँ यही समझ लो। हो गया था जी। सुबुक्तगीन का भाई था महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन का भाई कौन था? सुबुक्तगीन का भाई था महमूद गजनबी। 997 ईस्वी में महमूद गजनबी खुरासान की गद्दी पर बैठा, ये कर लो। 997 ईस्वी में महमूद गजनबी खुरासान की गद्दी पर बैठा, कर लिया। गौरी काट दो, गौरी का कोई जिक्र ही नहीं है, वो गलती से नाम निकल गया यहाँ। यहाँ तो महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे हम। 1998 998 गजनी की गद्दी पर बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। वो डेट किसी किताब में 997, किसी में 98, इतिहास में ये है, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है बिल्कुल। हाँ 997 या 98 में बैठा था, ठीक है। वो डेट ये नहीं आती क्योंकि इन डेटों में इतनी वो नहीं है पारदर्शिता, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स दी हुई हैं, ठीक है। कर लिया सही? देखो कुछ नहीं करना था, गलती से क्या हुआ, ये गलती ये हुई, महमूद गजनबी के जगह पे गौरी का नाम निकल गया था, ठीक है। अब गौरी गजनी की गद्दी पे बैठा था, इसलिए गजनी निकल गया वहां पे। वैसे तो महमूद गजनबी खुरासान का शासक बनेगा। कहाँ का शासक बनेगा? खुरासान का। आ गया समझ? तो अगला टॉपिक हमारा होगा महमूद गजनबी। डालो आइडिया महमूद गजनबी। ये भी काट दो, यामिनी वंश, ये सब महमूद, ये सब गौरी का था। चाहो तो फिर से लिख लो, मैं फिर से लिखवा दूं, उसे काट दो। हाँ तुम काट दो उसे, उतने को मैं लिखवा दूं। देखो सुबुक्तगीन का भाई महमूद गजनबी था, अब लिखो चलो। अब तो सही है। देखो सुबुक्तगीन का भाई महमूद गजनबी था। सुबुक्तगीन का भाई महमूद गजनबी था। सुबुक्तगीन का भाई महमूद गजनबी था, जो इसकी मृत्यु के पश्चात 997 या 98 ईस्वी में, जो इसकी मृत्यु के पश्चात 997 या 98 ईस्वी में, 997 या 98 ईस्वी में खुरासान, ब्रैकेट में कर देना अफगानिस्तान, खुरासान ब्रैकेट में कर दो अफगानिस्तान, खुरासान ब्रैकेट में कर दो अफगानिस्तान, खुरासान ब्रैकेट में कर दो अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा, खुरासान की गद्दी पर बैठा लिख लिया, खुरासान की गद्दी पर बैठा। अब ध्यान दो, देखो इधर, अब सही हो गया, बस इतना ही लिखना। देखो वहां पे गौरी पे दिमाग चला गया तो गौरी के बारे में याद आ गया सब, भाई गौरी के बारे में बता दिया। ऐसा थोड़ी कि भाई दिमाग में पहले से चीजें हैं, क्यों? अब मैंने फोन में भी नहीं देख पाया होगा, ठीक है, मैं वैसे ही वो बताता चला गया, और इसीलिए खोल के रख देता हूँ ताकि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें एक बार नजर मार लो तो याद आ जाएगा तुरंत चीजें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब सही हो गया। अब मैं यहीं से ऐसे अगले बढ़ जाता तो गलत होता ना, वो सुधार कराना जरूरी था। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती, ठीक है। गलतियां इंसान से ही होती है, ठीक है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो वो भगवान बन जाएगा, क्यों? चलो देखो ध्यान दो, महमूद गजनबी के बारे में बताएंगे। अब किसके बारे में बताएंगे? महमूद गजनबी।
महमूद गजनबी, ये हेडिंग डाल दो तुम। महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। जी सर। गौरी इसके अगले आएगा, अगला टॉपिक गौरी ही होगा महमूद गजनबी के बाद, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, ये जो महमूद गजनबी था, जैसे ये 97 या 98 में गद्दी पर बैठता है गजनी खुरासान की, गद्दी पे बैठने के बाद ये बगदाद का एक खलीफा होता है। बगदाद का खलीफा। देखो ध्यान दो, ये जो खलीफा का पद है, ये इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक पद होता है। खलीफा का पद, ये जो पद है, ये पद इस्लाम धर्म में, इसमें इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक पद है। सबसे बड़ा धार्मिक पद है। यानी कि इस्लाम जगत में सबसे बड़ा धार्मिक पद अगर मैं कहूं तो वो खलीफा का पद था। किसका पद था? खलीफा का। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें शंकराचार्य का पद होता है, सबसे बड़ा होता नहीं होता? महाशंकराचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ऐसे करके उनके ऊपर सबसे ऊपर कौन होता है? शंकराचार्य होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म में ये धर्म का सबसे बड़ा जानकार होता है। संपूर्ण विश्व के मुस्लिम इसके आदेशों का पालन करते हैं, समझ रहे हो? सलाहकार का पद होता है, इस्लाम धर्म का जानकार होता है ये, ठीक है। राजा से भी ऊंचा होता है, बादशाह से भी ऊंचा पद है ये, सबसे बड़ा धर्म विभाग का पद है ये। तो आप देखो ध्यान दो, अभी तक जितने भी मुस्लिम शासक हुए, किसी ने भी खलीफा से सुल्तान की लिखित या वैधानिक उपाधि नहीं ली। किसकी उपाधि? सुल्तान की। सुल्तान की वैधानिक उपाधि नहीं ली, वैधानिक उपाधि नहीं ली। यानी कि जो भी राजा बना ऐसे ही बन गया, लिखित में राजा नहीं बना वो। जबकि सुल्तान, वैधानिक सुल्तान तभी बनोगे जब बगदाद के खलीफा से कोई भी क्या ले लेगा? अनुमति ले लेगा लिखित में। तो महमूद गजनबी पहला ऐसा शासक होगा जो सुल्तान की वैधानिक उपाधि बगदाद के खलीफा से लेगा। और इस समय बगदाद का खलीफा था अल आदिर बिल्लाह। कौन था? अल आदिर बिल्लाह, ये था। तो इससे सुल्तान की लिखित उपाधि लेगा, वैधानिक उपाधि लेगा कौन? महमूद गजनबी। इसीलिए महमूद गजनबी को विश्व का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान या विश्व का प्रथम सुल्तान, विश्व का प्रथम सुल्तान, प्रथम सुल्तान, समझ रहे हो? देखो ध्यान दो, महमूद गजनबी तो विश्व का पहला सुल्तान बनेगा। बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्लाह से क्या लेगा? सुल्तान की वैधानिक उपाधि लेगा। खलीफा जो था वो बगदाद में ही बैठता था। कहाँ बैठता था? इस्लाम धर्म में धर्म विभाग का सबसे बड़ा पद था। ये कोई भी धार्मिक आदेश देता था वो संपूर्ण विश्व के मुस्लिम मानते थे, समझ रहे हो? तो इससे सुल्तान की वैधानिक उपाधि लेने वाला पहला शासक महमूद गजनबी होगा। इसीलिए महमूद गजनबी को विश्व का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। समझ गए? इस्लाम धर्म में विश्व का प्रथम सुल्तान अगर पूछे तो कौन था? महमूद गजनबी। या विश्व का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो महमूद गजनबी। जबकि भारत का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाएगा? बताओ। भारत का प्रथम सुल्तान, तो भारत का प्रथम सुल्तान जो होगा वो इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश भी जब गद्दी पे बैठेगा भारत में, तो ये भी सुल्तान की वैधानिक उपाधि लेगा बगदाद के खलीफा से। तो विश्व का प्रथम सुल्तान महमूद गजनबी और भारत का प्रथम सुल्तान कौन होगा? इल्तुतमिश। कौन होगा? इल्तुतमिश। समझ आया? चलो लिखो, पहले इतना लिखो, बोले हेडिंग डाल दो महमूद गजनबी। महमूद गजनबी देखो, गद्दी पर बैठ महमूद गजनबी डाल दिया हेडिंग। महमूद गजनबी लिखो, डैश करिए। गद्दी पर बैठने के पश्चात महमूद गजनबी ने, जल्दी लो, गद्दी पर बैठने के पश्चात महमूद गजनबी ने, गद्दी पर बैठने के पश्चात महमूद गजनबी ने, गद्दी पर बैठने के पश्चात महमूद गजनबी ने बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह से, ये सामने लिखा है, बगदाद के खलीफा
अल आदिर बिल्लाह से बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह से सुल्तान की वैधानिक उपाधि ली। सुल्तान की वैधानिक उपाधि ली। सुल्तान की वैधानिक उपाधि ली। इसीलिए महमूद गजनबी को विश्व का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। इसीलिए महमूद गजनबी को विश्व का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। विश्व का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। कहावत है। विश्व का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। डायलॉग राइटिंग महमूद गजनबी की उपाधियां। अगला हेड करो महमूद गजनबी की उपाधियां। महमूद गजनबी की उपाधियां। और उपाधियों में देखो लिखोगे, ध्यान दो। महमूद गजनबी की उपाधियां क्या क्या थी? देखो सबसे पहली जो उपाधि महमूद गजनबी की थी वो थी यामीन उद दौला। बात बंद करो। यामीन उद दौला। यामीन उद दौला। यामीन उद दौला। यामीन उद दौला का मतलब जानते हो क्या होता है? यामीन उद दौला का मतलब होता है इस्लाम धर्म का संरक्षक। इस्लाम धर्म का संरक्षक, ठीक है। इसका हिंदी भी लिख, मतलब अर्थ भी लिख लेना, इस्लाम धर्म का संरक्षक। इस्लाम धर्म का संरक्षक। फिर दूसरी उपाधि थी इसकी यामीन उल मिल्लाह। यामीन उल मिल्लाह। यामीन उल मिल्लाह का मतलब क्या होता है? मुस्लिमों का संरक्षक। मुस्लिमों का संरक्षक। मुस्लिमों का संरक्षक। संरक्षक। फिर तीसरी उपाधि लिखना इसकी बुत सिकन। बुत सिकन या मूर्ति भंजक। मूर्ति, अरे ऐसे इसमें कोई भाषा थोड़ी लिखनी है, ये उपाधियां हैं इसकी, इन नामों से इसे जाना जाता है। बुत सिकन किसे कहा जाता है? महमूद गजनबी को। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? महमूद गजनबी को। यामीन उद दौला महमूद गजनबी को। यामीन उल मिल्लाह महमूद गजनबी को। ये सारे नाम इसके हैं और उनका अर्थ भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। बुत सिकन या मूर्ति भंजक। बुत सिकन का मतलब होता है, बुत कहा जाता है फारसी भाषा में किसे? मूर्ति के लिए। बुत सिकन या मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों का विनाश करने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों का विनाश करने वाला। विनाश करने वाला, मूर्तियों का विनाश करने वाला या मूर्तियों को तोड़ने वाला। हमारे तोड़ने वाला। लिख लो, ये उपाधियां हो गई सब, ठीक है। अब देखो एक इतिहासकार थे इलियड ओडेसी। क्या नाम था उनका? इलियड ओडेसी। इधर ध्यान दो, इलियड ओडेसी। इतिहासकार कौन थे? इलियड ओडेसी। ओडेसी इतिहासकार थे इलियड ओडेसी। ये इतिहासकार जो इलियड ओडेसी है, इन्हीं ने बताया था कि जो महमूद गजनबी था, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बुत सिकन या मूर्ति भंजक महमूद गजनबी ने किया था, मोहम्मद गौरी ने नहीं किया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी तो 5-6 लड़ाइयां लड़ेगा, है नहीं भाई? चंदावर का युद्ध लड़ेगा, तराइन की 2 लड़ाइयां लड़ेगा, भारत आएगा तो उससे पहले 2 लड़ाइयां लड़ेगा, 5 युद्ध लड़ेगा पूरे, ठीक है। उसके बारे में बता देंगे सब। इतिहासकार इलियड ओडेसी के अनुसार महमूद
गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। चलो लिखो नई लाइन से। इतिहासकार इलियड ओडेसी के अनुसार, इतिहासकार इलियड ओडेसी के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। इतिहासकार इलियड ओडेसी के अनुसार, वो लिखा है सामने देखो, इलियड ओडेसी के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक। इंडियन ओडेसी। अब देखो इसके जो 17 आक्रमण है भारत पर, उसमें कुछ आक्रमण इंपॉर्टेंट है 5-6, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसका प्रथम आक्रमण, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही बता दे रहा हूं। देखो इस डालो हेडिंग प्रथम आक्रमण। प्रथम आक्रमण देखो, महमूद गजनबी का जो प्रथम आक्रमण होगा, वो प्रथम आक्रमण पेशावर के विरुद्ध होगा। किसके विरुद्ध होगा? 1000 ईस्वी में होगा लगभग। कब होगा? 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध होगा। ठीक है। बाकी इससे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें लिख दो, हेडिंग डाल दो प्रथम आक्रमण और डैश करके लिखो महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण भारत पर, महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण भारत पर, महमूद गजनबी का प्रथम, ऐसे ही करके केवल प्रथम आक्रमण हेडिंग डालो, उसमें लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण भारत पर 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध था। 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पेशावर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। लिख लिया। महमूद गजनबी का भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध था। पेशावर के विरुद्ध था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलो डालो अगला हेडिंग नंबर 2, दूसरा आक्रमण। दूसरा आक्रमण डालो इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा आक्रमण, डाल दो हेडिंग दूसरा आक्रमण। डाल दिया। महमूद गजनबी के दूसरे आक्रमण की बात करते हैं। तो देखो जो दूसरा आक्रमण होगा महमूद गजनबी का, ये पूछा जाए किसके विरुद्ध था, तो ये 1001 ईस्वी में होगा। कब होगा? 1001 ईस्वी में। ये पहला 1000 में हुआ, दूसरा 1001 ईस्वी में होगा। और ये आक्रमण होगा पंजाब के राजा, वही पंजाब का राजा अब भी कौन है? जयपाल है। कौन है? जयपाल। इस जयपाल के विरुद्ध होगा। किसके विरुद्ध होगा? यानी कि देखो सुबुक्तगीन आया, उसने भी जयपाल को पराजित किया था सबसे पहली बार। क्यों? और ये महमूद गजनबी भी क्या करेगा? जयपाल को पराजित करेगा 1001 ईस्वी में। अब देखो दो लोगों से पराजित होने के बाद जयपाल को आत्मग्लानि होगी और जयपाल क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा। मतलब पहले कितना आलसी शासक होगा। 997-98 में भी हारा, 986 में हारा, 86 के बाद क्या हुआ? फिर 1001 में हारा। हारा नहीं हारा, तो आत्मग्लानि होगी और ये आत्महत्या कर लेगा। मुस्लिम इतिहासकार इसे ईश्वर का शत्रु कह के पुकारेंगे। क्या कह के पुकारेंगे? ईश्वर का शत्रु। मतलब एक आक्रमण हुआ, उसके इसने सबक नहीं लिया, सीख नहीं ली, और फिर से इस पे आक्रमण हुआ, फिर से पराजित हो गया। अरे भाई तुम पे एक बार आक्रमण हो गया तो अपनी सीमाएं मजबूत करो, शक्तियां बढ़ाओ, सेना बढ़ाओ। तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, फिर से तुम पे आक्रमण हुआ, फिर पराजित हो गए। क्यों? इसीलिए मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे ईश्वर का शत्रु कहकर पुकारा है। ठीक है। चलो लिखो, घंटी का जो आ रहे वो बजा रहे। लिखो, बोले हेडिंग डाल दो दूसरा आक्रमण और डैश करके लिखो। ये 1001 ईस्वी में, ये
1001 ईस्वी में, ये 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। नाम देखो शाही राजा। शाही कहाँ रह गया, वो तो पेट में ऐसे। पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। तो ये शाही क्यों है? शाही, अरे पंजाब प्रांत था एक बहुत बड़ा, ठीक है। तब भी तो सर राजा शाही ही होता है, होता नहीं होता है? शाही शासक अपने अगले शाही लगा सकते हैं भाई। शाही देख लिया, पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें महमूद गजनबी ने जयपाल को पराजित कर दिया। इसमें महमूद गजनबी ने जयपाल को पराजित कर दिया। महमूद गजनबी ने जयपाल को पराजित कर दिया। इसने आत्मगिलानी के कारण आत्महत्या कर ली। इसने आत्मगिलानी के कारण आत्महत्या कर ली। किसने? जयपाल ने, शाही जयपाल। इसने आत्मगिलानी के कारण आत्महत्या कर ली। अपने हृदय को ही ठेस पहुंची, बहुत बुरा लगा, एकदम ऑकवर्ड फील हुआ कि मतलब यार बताओ पराजित हो गए क्यों। मुझे तो जी फिर कोई आ गई, फिर मारी। आत्मगिलानी के कारण आत्महत्या कर ली। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे ईश्वर का शत्रु कहकर पुकारा है। जल्दी वो, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे ईश्वर का शत्रु कहकर पुकारा है। ईश्वर का शत्रु कहकर पुकारा है। इस समय सर बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, न्यूज पे न्यूज आती है क्या आत्महत्या बहुत लोग कर रहे हैं। आत्मगिलानी के कारण कर रहे इस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना, तो अब आर्थिक तंगियों से जूझ के लोग क्या करेंगे बताओ। चोरी डकैती करेंगे तब भी मरेंगे। इसलिए जो परेशान है, जिस पे ज्यादा कर्ज है, वो बेचारा सोचता है हटाओ खत्म करो, आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए आत्महत्या के केसेस ज्यादा बढ़ गए भारत में, ठीक सर है। उसको तो लीडरों में मिल रहे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजगार इतना है नहीं, बेरोजगारी बहुत है। बहुत कम सर महिलाएं भी हैं सारे जगह पर। युवा वर्ग बहुत बेरोजगार है, तुम्हें पता है। और युवाओं में ही सबसे ज्यादा मानसिक तनाव होता है, होता नहीं होता है। तो कैरियर नहीं है, भविष्य नहीं है, कुछ शादी नहीं हो रही है, ठीक है, टेंशन है बहुत, है नहीं। चलो ध्यान दो इधर, बाल मत उठा लो, अगला आइडिया। दूसरे के बाद अब अगला इंपॉर्टेंट आक्रमण है पांचवा। डालो जल्दी, पांचवा आक्रमण जल्दी डालो। ये लास्ट आक्रमण है, तब तक ये पढ़ा दूं, ठीक है। मैंने डालो पांचवा आक्रमण, डाल दिया। अब समझोगे, देखो ध्यान दोगे इधर। पांचवा आक्रमण महमूद गजनबी का जो पांचवा आक्रमण होगा वो 1007 में होगा। कब होगा? ध्यान दो इधर, ध्यान। 1007 में होगा। पांचवा आक्रमण कब होगा? 1007 में। अब ये आक्रमण देखो किसके विरुद्ध होगा, तो ये आक्रमण, इसका जो पांचवा आक्रमण होगा वो होगा औहिंद मुल्तान के शासक सुखपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध होगा? पाकिस्तान में पड़ता है ये मुल्तान। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। मुल्तान या औहिंद, औहिंद, मुल्तान या औहिंद का शासक कौन था? सुखपाल। कौन था? सुखपाल। तो इस सुखपाल के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? अब देखो ध्यान दो इधर। ये जो सुखपाल होगा, सुखपाल पराजित हो जाएगा। पराजित होने के पश्चात महमूद गजनबी इसके सामने एक शर्त रखेगा, कहेगा यदि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारा सारा साम्राज्य वापस कर दूंगा। तो ये सुखपाल क्या करता है? महमूद गजनबी के कहने पे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। क्या स्वीकार कर लेता है? इस्लाम धर्म। और महमूद गजनबी इससे खुश हो जाता है और इसे नौसा शाह की उपाधि देता है। नौसा शाह ये उपाधि देता है, ठीक है। इसका साम्राज्य वापस करके चला जाता है। ये क्या था? नौसा शाह इसका इस्लाम मतलब मुस्लिमों में ये नाम होता है, ठीक है। देख लेना अर्थ क्या है इसका। नौसा शाह की उपाधि देता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, इतिहास मध्यकालीन भारत में नौसा शाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो सुखपाल। कौन जाना जाता है? सुखपाल को नौसा शाह कहा जाता था, ठीक है। और ये उपाधि किसने दी थी?
महमूद गजनबी ने। किसने दी थी? महमूद गजनबी ने। डालो हेडिंग 5वां आक्रमण। डाल दिया? देखो ये आक्रमण 1007 ईस्वी में, जल्दी लिखो, ये आक्रमण 1007 ईस्वी में अहिंद या मुल्तान के शासक, ये आक्रमण 1007 ईस्वी में अहिंद या मुल्तान के शासक सुखपाल के विरुद्ध था। अहिंद या मुल्तान के शासक सुखपाल के विरुद्ध था। अहिंद या मुल्तान के शासक सुखपाल के विरुद्ध था। सुखपाल के विरुद्ध था। इसमें सुखपाल की पराजय हुई। इसमें सुखपाल की पराजय हुई। सुखपाल की पराजय हुई। इसने महमूद गजनबी के कहने पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसने महमूद गजनबी के कहने पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। महमूद गजनबी के कहने पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तथा महमूद गजनबी ने इसे नौसा शाह की उपाधि दी। सर इसकी रीड थी सर, रीड। हाँ? इसका मतलब रीड होता है। क्या? रीड रीढ़ की हड्डी। हाँ, समझ गए। नौसा शाह की उपाधि दी। रीड। महमूद गजनबी ने इसे नौसा शाह की उपाधि दी। अगला हेडिंग डाल दो, छठा आक्रमण। और छठे आक्रमण के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? सर नौसा का मतलब होता है नया सत्ता में आया वो शासक। नया सत्ता में आया हुआ शासक। हाँ जी, नौसा वो अलग, इसमें गलत लिखा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी हो, फिलहाल ये नहीं आएगा पेपर में, ठीक है? हेलो, ये पेपर में नहीं आएगा। बैठे रहो, वीडियो हो गई कंप्लीट।